हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे वेपर कंप्रेशन साइकिल के बारे में। तो बेसिकली वेपर कंप्रेशन साइकिल एक ऐसा साइकिल होता है जिस पर हमारा रेफ्रिजरेटर वर्क करता है। तो जब इंजीनियर्स की कमेटी बैठी तो उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसा साइकिल बनाए जो कि मैक्सिमम एफिशिएंट हो। तो उसके लिए हम जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट इंजन होता है वो होता है कार्नोट इंजन। तो कार्नोट इंजन, अब चूंकि यहाँ पर हम वर्क कंज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम यूज करेंगे रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल का, जो कि वर्क को कंज्यूम करता है। जो सिस्टम या फिर जो साइकिल वर्क को कंज्यूम करता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनता है। तो यहाँ पर हम कार्नोट साइकिल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके वेपर कंप्रेशन साइकिल को ऑप्टेन कर सकते हैं। तो वेपर कंप्रेशन साइकिल के लिए उन्होंने क्या किया कि पहले रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल में जो चार प्रोसेस होती है उनमें से दो आइसेंट्रोपिक और दो आइसेंथर्मल प्रोसेस हैं। यहाँ पर ये टेम्परेचर कांस्टेंट और एंट्रोपी कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट और ये हो गई एंट्रोपी कांस्टेंट। तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि अगर पॉइंट वन डैश से हमारा वेपर कंप्रेसर के अंदर इंटर करता है तो यहाँ पर एक तो होता है ड्राई कंप्रेशन और एक होता है वेट कंप्रेशन। अब चूंकि यहाँ पर हमारा पॉइंट वन डैश वेपर डोम के अंदर है तो यहाँ पर वेट स्ट्रीम भी होगी। अब वेट स्ट्रीम में होने के कारण यहाँ पर थोड़ा सा लिक्विड का भी पार्ट होगा। अब ये लिक्विड का पार्ट कंप्रेसर के अंदर जैसे ही जाएगा तो वहाँ पर उसके पार्ट्स को डैमेज करेगा, और जो मूविंग पार्ट्स हैं जो कि स्मूथली चलें उसके लिए हमने वहाँ पर ऑयल लगा के रखा है, तो वो ऑयल वहाँ से रिमूव हो जाएगा। और जब हमारे पार्ट्स मूव होंगे तो वहाँ पर फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होगा तो हमारा कंप्रेसर डैमेज होगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे इंजीनियर्स ने इसे ड्राई कर दिया। ये जो वेपर है पहले वेट थी, अब इसे थोड़ा और सुपर हीट करके सैचुरेशन स्टेट तक ले गए, और ये आ गई अब हमारी वर्टिकल लाइन। अब ये वर्टिकल लाइन हमारी एंड कहाँ पर होगी, तो इसके लिए हमारा जो कंप्रेसर होता है वो एक फिक्स्ड प्रेशर लिमिट तक ही वर्क करता है। तो जिसका कांस्टेंट प्रेशर के लिए ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो ये कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन और जो वन से टू वाली लाइन थी, ये जहाँ पर जाकर कट करेंगे तो यहाँ पर हमारा पॉइंट टू हमें मिल जाएगा। ये आ गया हमारा पॉइंट टू डैश और ये आ गया पॉइंट थ्री डैश। पॉइंट टू डैश से हमारा कंडेंसेशन स्टार्ट होता है और पॉइंट वन से टू तक हमारी एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। अब बात आती है कि वेपर को एक्सपांड कैसे करें। तो उसे एक्सपांड करने के लिए जो एक्सपांडर होता है वहाँ पर हमने कैपिलरी ट्यूब लगा के रखी है। कैपिलरी ट्यूब एक ऐसी ट्यूब है जहाँ पर एंथैल्पी हमारी कांस्टेंट रहती है, जिसे हम थ्रोटलिंग प्रोसेस भी कहते हैं। तो एंथैल्पी जब कांस्टेंट रहेगी तो इसका ग्राफ, कांस्टेंट एंथैल्पी का ग्राफ कुछ टीएस डायग्राम पर इस तरह से आएगा। सो दिस इज अवर वेपर कंप्रेशन सिस्टम, वेपर कंप्रेशन साइकिल। अब वेपर कंप्रेशन साइकिल को अगर हम टीएस डायग्राम पर प्रॉपरली देखें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो गया हमारा पॉइंट वन, ये टू, टू डैश, थ्री, फोर डैश, टेम्परेचर और एंट्रोपी। लेकिन हम यहाँ पर इसका ज़्यादातर पीएच डायग्राम यूज़ करते हैं जो कि कुछ इस तरह से बनता है।
इसका वेपर डोम कुछ अलग तरह का होता है, जिसमें ये हो गई कांस्टेंट प्रेशर लाइन, कांस्टेंट एंथैल्पी और ये आइसेंट्रोपिक। ये आ गया हमारा पॉइंट 1, ये है पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4, प्रेशर एंड एंथैल्पी। अगले पार्ट में हम इसका न्यूमेरिकल एनालिसिस देखेंगे। थैंक यू।